आज के लाइव वीडियो में फेसबुक लाइव सेशन में आपका मैं स्वागत करती हूं। हमारे साथ हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री रवि जैन जी सर, और मैं सर से निवेदन करूंगी कि वो हमारे व्यूअर्स का वेलकम करें। सर नमस्कार। आज हम इस फेसबुक लाइव में दूसरी बार आप सब लोगों के सामने आए हैं। परिवहन विभाग से संबंधित जो भी प्रश्न आपके दिमाग में हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो आपको लगता है कि आप हमसे पूछना चाहते हैं, वो डेफिनेटली आप हमसे पूछें इस सेशन के दौरान। खास तौर से आज हम चर्चा करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में और उससे संबंधित क्वेरीज के बारे में। तो हम अब शुरू करते हैं इस पूरी इस प्रक्रिया को। ठीक है, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम और मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ। एज यू नो कि आज हमारा जो टॉपिक है वो ड्राइविंग लाइसेंस और एमनेस्टी स्कीम पर है। तो सर मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये करना चाहूँगी कि हमारे परिवहन विभाग में जो लाइसेंस बनते हैं वो कितने प्रकार के हैं? ड्राइविंग लाइसेंसेस हमारे यहाँ पर काफ़ी तरह के बनते हैं। जैसे एक तो होता है कि बिना गियर की गाड़ी का, बिना गियर की बाइक का या बिना गियर की स्कूटर का ड्राइविंग लाइसेंस होता है। उसके बाद में जो गियर वाली बाइक्स होती हैं या टू व्हीलर्स होते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस अलग से होता है। LMVs हैं, जैसे कार है, जीप है, इनके ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं। और हैवी मोटर व्हीकल्स हैं, इनके जैसे ट्रक्स हैं, ट्रेलर्स हैं, इनके ड्राइविंग लाइसेंसेस बनते हैं। तो हर तरह के ड्राइविंग लाइसेंस अलग अलग होते हैं। लेकिन आपको जो एक ही ड्राइविंग लाइसेंस दिया होता है, उसमें अगर आपने एक या दो या उससे ज़्यादा का कॉम्बिनेशन लिया तो सबका उसमें जिक्र हो जाता है। ठीक है सर। सर ये ड्राइविंग लाइसेंस जो बनाए जाते हैं या किसी मोटर व्हीकल की धारा के अकॉर्डिंग बनते हैं, कौन सी वो धारा है जिसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं? ये सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, इसके दूसरे चैप्टर में दिया गया है धारा 3 में कि कोई भी व्यक्ति गाड़ी तभी भी चला सकता है जब उसके पास में एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसके अगर उसके पास में एक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो रोड पर गाड़ी नहीं चला सकता, और उसका बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस इसमें दिए गए हैं। ओके सर। सर ये लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस क्या ये दोनों एक होते हैं या ये अलग अलग कुछ प्रोसेस होता है, ये क्या है? ये लर्निंग लाइसेंस भी एक लाइसेंस है ड्राइविंग का ही, और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस उसके बाद में बनता है। जैसे आपने देखा होगा, हम जब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है, सारथी पोर्टल, उसमें हम जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है किसी व्यक्ति का। तो लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए उसको सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। उस लर्निंग लाइसेंस जब उसको मिल जाता है, उसके बाद में 1 महीने से 6 महीने के भीतर उसको परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता है। और उसके बाद में उसको जाकर RTO ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। उसके बाद में उसमें सफल होने पर उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं? जो लर्निंग लाइसेंस है, बेसिकली सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए उसको हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके, सारथी एक सॉफ्टवेयर है, सारथी सॉफ्टवेयर में जाके उसको क्लिक करके उसको अपने सारे क्रीडेंशियल्स भरने होते हैं, अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस वगैरह, और सारी चीज़ें जो उससे पूछी जाती है, उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसका ब्लड ग्रुप, उसकी मेडिकल जो कंडीशंस हैं, उसकी मेडिकल फिटनेस है, ये सारी चीज़ें उसको डालनी होती है। तो जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें, वो है एक तो एज का प्रूफ और दूसरा है उसकी एड्रेस का प्रूफ। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़रूरी हैं। एज तो कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और जो उसकी एड्रेस है वो उस जगह का निवासी होना चाहिए, टेम्परेरी या परमानेंट, उसके पास में प्रूफ होना चाहिए। और उसके बाद में उसकी मेडिकल फिटनेस भी देखी जाती है। डॉक्टर या किसी भी CSC या PSC से उसने अगर कोई मेडिकल का सर्टिफिकेट लिया है कि वो ड्राइविंग करने के लिए फिट है, वो भी उसको उसमें लगाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर उसको ये सारी चीज़ें भरनी है। साथ में उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल उसको अपना जो एज का प्रूफ है वो अपलोड करना पड़ता है, उसको अपना जो एड्रेस प्रूफ है वो अपलोड करना पड़ता है, जो मेडिकल का उसको जो सर्टिफिकेट मिला है वो उसको अपलोड करना पड़ता है। कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें अपलोड उसको करनी पड़ती है। उसके बाद में जब वो सबमिट करता है, एक चीज़ मैंने पिछली बार जो फीस लाइव अपन ने किया था उसमें भी बताया था कि जो ऑर्गन डोनेशन है उसके बारे में भी उससे लास्ट में जाकर सवाल पूछा जाता है जब आप लर्निंग लाइसेंस के लिए करते हो, कि क्या आप इन केस ऑफ सम एक्सीडेंट और डेथ, जब अगर कुछ ऐसा हो जाए तो क्या आप अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहोगे। तो उस सवाल का भी इसमें जवाब क्लिक करना पड़ता है। और उसके बाद में जब आप सबमिट करते हो तो वो आपको एक स्लॉट देता है कि इस दिन आकर
आप वहाँ आरटीओ ऑफिस आएँ, वो स्लॉट्स आपको जो अवेलेबल स्लॉट्स हैं वो आपको बता देता है और अवेलेबल स्लॉट्स के हिसाब से आपको कार्य मतलब पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होता है अब? नहीं, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और इसमें आपको घर बैठे आपको स्लॉट मिल जाता है। ठीक है सर। अगर सर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए, हम हमारा एग्जाम पास नहीं कर पाए लर्निंग लाइसेंस का, तो क्या हमें फिर से फीस देनी पड़ेगी? लर्निंग का एग्ज़ाम अगर आप पास नहीं कर पाए हो तो डेफिनेटली आपको वापस से फीस जमा करवा कर वापस से लर्निंग का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। विद इन नेक्स्ट 6-7 डेज आप पुनः आ सकते हैं लर्निंग का एग्ज़ाम देने। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20 सवाल पूछे जाते हैं इसमें। जब आप लर्निंग लाइसेंस के लिए वहाँ पर आरटीओ ऑफिस जाते हो या डीटीओ ऑफिस जाते हो तो आपको एक कियोस्क पर 20 सवाल पूछे जाते हैं। इन 20 सवालों के जवाब अगर आप सही तरीके से दे देते हैं उनमें से 12 सवालों के, तो फिर आप लर्निंग लाइसेंस बनाने के योग्य हो जाते हैं। यहाँ पर ये कहना मैं सोचता हूँ, यहीं पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाल ही में 3-4 दिन पहले केंद्रीय सरकार ने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को अप्रूवल दे दी है और अब ये एक तरह से मार्ग प्रशस्त हो गया है कि हम लर्निंग लाइसेंस घर बैठे बना सकते हैं आपका। तो उसके लिए आपको डीटीओ आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आपके आधार के हिसाब से आपका ओटीपी आएगा। उसके बाद में आपके जो 20 प्रश्न जो हम आप वहाँ आकर देते थे जिनका जवाब आरटीओ या डीटीओ ऑफिस, उनका जवाब आप घर बैठे दें और उसको सबमिट करें। उसके आधार पर आपके घर पर ही वो लर्निंग लाइसेंस पहुँच जाएगा जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं जब आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाएं। ठीक है सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या कोई व्यक्ति लर्निंग लाइसेंस के लिए किसी मोटर ड्राइविंग स्कूल में जाकर आवेदन कर सकता है? हाँ, लर्निंग लाइसेंस आपको किसी मोटर ड्राइविंग स्कूल में भी मिल सकता है। मोटर ड्राइविंग स्कूल्स को एक लिमिट दी गई है, उनके पास में जितने व्हीकल्स होते हैं सिखाने के लिए उन लिमिट्स के हिसाब से वो लर्निंग लाइसेंस दे सकते हैं। एक गाड़ी पर वो महीने के 26 या दिन का एक लर्निंग लाइसेंस वो दे सकते हैं। LMV के 30 लर्निंग लाइसेंसेस दे सकते हैं और जो टू व्हीलर्स हैं उनके 50 दे सकते हैं। और इनको अथॉरिटी जिनको दे रखी है, सारे मोटर ड्राइविंग स्कूल्स को अथॉरिटी नहीं दे रखी है। कुछ चुनिंदा मोटर ड्राइविंग स्कूल्स हैं जिनको अथॉरिटी दे रखी है लर्निंग लाइसेंसेस की। तो कोई रेटिंग्स वगैरह कुछ इस तरह का है यहाँ पे? नहीं, उन जहाँ पर वो जाएंगे उनको पता चल जाएगा कि वो लर्निंग लाइसेंस दे सकते हैं। वो लर्निंग लाइसेंस जब वहाँ से लेंगे उसके बाद ही वो वहाँ पर परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर विभाग द्वारा कोई फीस वगैरह थोड़ी निर्धारित की गई कि मोटर ड्राइविंग स्कूल में जाके हमें इतने रुपए देना पड़ेगा? मोटर ड्राइविंग स्कूल्स की फीस निश्चित है। मोटर ड्राइविंग स्कूल्स की भी फीस निश्चित है और लर्निंग लाइसेंस और परमानेंट लाइसेंस की भी फीस निश्चित है, जिसको आप जब वहाँ जाएंगे आप सारथी सॉफ्टवेयर में देखने, तब आपको वहाँ पर जो फीस है वो आपको जमा करवानी पड़ेगी। इसमें जो महिलाएं हैं उनके लिए 50% की रिबेट है उस लाइसेंस की फीस में। फॉर एग्जांपल जब आप लर्निंग लाइसेंस बनाना चाहता है कोई पुरुष जा रहा है तो उसको 350 रुपया फीस देनी पड़ती है। जो ये 200 रुपया तो होता ही है इसमें फीस का, जो 150 रुपया है उसमें से 75 रुपया महिलाओं के लिए लेस होकर उनको 325 रुपया देना होता है। और वही परमानेंट लाइसेंस आप बनाने जाते हो तो 1000 रुपये पुरुषों से लिए जाते हैं और 900 रुपये महिलाओं से लिए जाते हैं। ठीक है सर, ये क्वेश्चन है कि अगर कोई मोटर ड्राइविंग स्कूल हमसे एक्स्ट्रा पैसा लेता है तो क्या हम उसकी शिकायत हम फिर कहाँ करें? कुछ ऐसा प्रावधान है? नहीं, अगर मोटर ड्राइविंग स्कूल वाला आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है या ऐसा लगता है आपको, तो शिकायत DTO लेवल पर हो सकती है, RTO लेवल पर भी हो सकती है, हमारे को कमिश्नर ऑफिस में भी हो सकती है। उनकी जो फीस निश्चित है उससे ज़्यादा उनको बिल्कुल भी पैसा नहीं लेना है। अगर वो लेते हैं तो ये गलत है। हाँ सर, कमेंट्स ये सवाल पढ़ नहीं पा रहे अपन। हाँ कमेंट्स। आप में से किसी ने सुझाव दिया है कि वीडियो हाँ क्वेश्चन पे डीडवाना में आप जवाब देते हैं एक बार इसमें।
दिव्यांगजनों के लिए एक जो व्हीकल होता है उसका नाम अब इनवैलिड कैरिज न होकर के स्पेशली अडेप्टेड व्हीकल हो गया है। और स्पेशली अडेप्टेड व्हीकल जो दिव्यांगजन चला सकते हैं, या तो उसमें उन्होंने ऐसा रेट्रोफिटमेंट कर रखा है जिससे उसकी ड्राइविंग कैपेबिलिटी बन जाती है, तो दिव्यांगजन के लिए स्पेशल अडेप्टेड व्हीकल का लाइसेंस जारी हो सकता है। इसी प्रकार अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स आए हैं जिसमें ये लिखा गया है कि जो व्हीकल, जो कारें ऑटोमेटिकली ट्रांसमिटेड होती हैं, जिसमें मैनुअल गियर न होकर के ऑटोमेटिक गियरिंग होता है, और वो यदि कोई दिव्यांगजन उस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी को आसानी से चला सकता है तो भी उसको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। उसके लिए स्पेशल रेट्रोफिटमेंट की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ ऐसे तभी ठीक है। पढ़ नहीं पा रहा ना सब। तो दूसरी जगह से पढ़ो। आप आगे जाइए, मैं थोड़ी पीछे हो जाऊँगी। ये आपने लिखा है वही MVSI भर्ती संशोधन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं यही कहूँगा कि शीघ्र भर्ती होने वाली है। कैबिनेट में अब ये पहुँचने वाला है ये सर्कुलर, और कैबिनेट में वंस ये पहुँच जाए उसके बाद में भर्ती का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। एक BS4 की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं। मिस्टर शौकत मेहर ने पूछा है कि BS4 की गाड़ी कब रजिस्ट्रेशन होंगी। BS4 की गाड़ियां अब रजिस्ट्रेशन होना बंद हो चुकी हैं, और अगर इन ओनली वन केस की वो BS4 की गाड़ी अगर आपके वाहन पे अपलोडेड है, ओनली इन दैट केस वो BS4 की गाड़ी रजिस्टर्ड हो सकती है। आपकी अगर कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो वाहन पे अपलोडेड हैं और इसके बाद भी आपकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो देन आप हमसे हमारे पास में आ सकते हैं, हम आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ठीक है सर, मैं एक अब आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि यदि हमारा लाइसेंस की अवधि चल रही है, लर्निंग लाइसेंस की, और उसमें अगर किसी से दुर्घटना हो जाती है तो उस पर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है उस व्यक्ति पर? नहीं, ये तो एक सामान्य है। अगर किसी व्यक्ति से जो दुर्घटना होती है, वो लर्निंग लाइसेंस अगर उसके पास में है तो लर्निंग लाइसेंस लेकर वो व्यक्ति सड़क पर घूम सकता है और वो सड़क पर गाड़ी चला सकता है, ये इसको अनुमति दी गई है। तो जस्ट लाइक अगर लर्निंग लाइसेंस है और उससे दुर्घटना हो जाती है, या लाइसेंस है और उससे दुर्घटना हो जाती है, तो एक लापरवाही का मामला बनता है डेफिनेटली। उसकी ये मामला नहीं बनेगा कि उसके पास में लाइसेंस ही नहीं है। सर, क्या परिवहन विभाग में कुछ इंटरनेशनल लाइसेंस, कुछ इस तरह की भी सुविधा है क्या? कोई विदेशी व्यक्ति आए मतलब? बिल्कुल, आप इसके बारे में बताएंगे आर सी यादव जी। इंटरनेशनल लाइसेंस के बारे में मैं चाहता हूँ कि आर सी यादव जी। हाँ, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट शब्द दिया गया है इसका। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी आप इसको बोल सकते हैं। ये उन भारतीय नागरिकों के लिए होता है जो अल्पकाल के लिए या दीर्घकाल के लिए विदेश जाना चाहते हैं, और वहाँ विदेश में यदि उनको मोटर ड्राइविंग करनी है तो उसको ये फैसिलिटेशन करता है। कुछ देशों में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के आधार पे आप ड्राइविंग कर सकते हैं, तथा कुछ देशों में इस इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बेसिस पे आपको वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ उस देश का मिल जाएगा। इसके लिए जो अहर्ताएं हैं वो है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास बाहर जाने का वीज़ा होना चाहिए, और इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मतलब जिस कैटेगरी का इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस आप धारित करते हैं उसी कैटेगरी का इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आपको मिलेगा। इसकी RTO रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो हमारे हैं उनको हमने ये पावर्स डेलीगेट की गई हैं, और इसके लिए 1000 रुपीज़ निर्धारित फीस है। ठीक है सर, थैंक यू सर बताने के लिए हमें, हमारे व्यूअर्स को। ठीक है सर, मैं नेक्स्ट ये पूछना चाहूँगी कि स्मार्ट कार्ड क्या चीज़ होती है? क्या ये DL है, क्या किस तरह से भिन्न है? स्मार्ट कार्ड क्या होता है?
स्मार्ट कार्ड आपको दिया जाता है, ये बेसिकली एक प्लास्टिक कार्ड है, कार्बोनेटेड प्लास्टिक कार्ड है, जिसपे कि एक चिप होती है जिसके अंदर की सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं। अर्लियर जो हम आपको लाइसेंस देते थे वो एक साधारण कागज़ पे लाइसेंस देते थे जिसपे अंदर कोई इंफॉर्मेशन उसके ऊपर लिखी हुई होती थी। तो स्मार्ट कार्ड होने से आपके लाइसेंस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है, अगर आप उसको पॉस मशीन में या कहीं पे जब डालेंगे, या कोई व्यक्ति या कोई कांस्टेबल या कोई हमारे फ्लाइंग का व्यक्ति आपको पूछता है, तो उसमें अगर उसमें मशीन में डालेंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन उसमें आ जाती है। स्मार्ट कार्ड के लिए अलग से 200 रुपये की कॉस्ट होती है जो कि आपको देनी होती है, और ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्टेप है। स्मार्ट कार्ड सेफ भी रहता है, सुरक्षित भी रहता है काफ़ी वर्षों तक, इसमें कोई किसी प्रकार की वो खराबी भी नहीं होती है। सर, अगर स्मार्ट कार्ड में किसी प्रकार की एरर आ जाती है, त्रुटि, तो क्या फिर से हमें फीस देनी पड़ेगी इसके लिए? हाँ, अगर स्मार्ट कार्ड की फीस जो है, कॉस्ट है, वो आपको देनी पड़ेगी 200 रुपये अलग से, तो आपकी डुप्लीकेट लाइसेंस अलग से बन जाएगा। सर, स्मार्ट कार्ड के लिए क्या जो इसने आवेदन किया है वही खुद जाएगा या किसी अपने रिश्तेदार को या किसी को भेज सकता है लेने के लिए? नहीं, व्यक्ति को खुद को जाना पड़ेगा इसको लेने के लिए। ठीक है। आपने एक मिस्टर विजेश दायमा ने एक प्रश्न पूछा है कि मैंने परिवहन सेवा परमिट के लिए जोधपुर में अप्लाई कर रखा है सर, प्लीज मार्गदर्शन, इसको हटा दो, इसमें दिख रहा है सर, प्लीज मार्गदर्शन करिए कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अगर आपने वहाँ पर परिवहन लोक परिवहन के लिए या परिवहन सेवा के लिए आवेदन कर रखा है और अगर आपको नहीं मिल रहा है, अदरवाइज दिस इज आरटीओ जॉब है, अगर आरटीओ से आपके यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो हमें आप शिकायत करिए कि आपने किस रूट के लिए अप्लाई किया है और क्यों नहीं आपको मिल रहा है। एक सवाल मिस्टर राजू राम ने हमको किया है, एमनेस्टी 2021 जो ईयरली टैक्स है 31/1/2021 से पूर्व, उसके बकाया पर क्या पेनल्टी वसूल की जाएगी, ये मैं आज बताना भी चाह रहा था आपको। जो राज्य सरकार ने एमनेस्टी स्कीम्स लागू की हैं, एमनेस्टी स्कीम्स जो हमने लागू की हैं वो 3 तरह की एमनेस्टी स्कीम्स हैं। जो बकाया टैक्सेस हैं आपके 31 जनवरी 2021 से पहले, आपके जो टैक्सेस पर जो बकाया पेनल्टीज हैं या ब्याज की बाकियात हैं, वो सारी बाकियात अगर आप उसको 31 मार्च 2021 तक जमा करवा देते हो तो उन पर कोई पेनल्टी या कोई ब्याज की वसूली नहीं की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी छूट है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 2019 से आपके टैक्स बकाया है और उस पर ब्याज भी बकाया चलता जा रहा है 2019 से, तो 2019 से लगाकर 2021 जनवरी तक का सिर्फ आपसे टैक्स की अमाउंट ली जाएगी, आपसे ब्याज की अमाउंट नहीं ली जाएगी। सर, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ सभी ट्रांसपोर्टर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में आप इस एमनेस्टी का, इस छूट का फ़ायदा उठाएं, और अगर आप समयबद्ध तरीके से मार्च एंड तक, अब बहुत कम दिन बचे हैं, अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा ले लेते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन होगा। सर, परिवहन विभाग में एजेंट सिस्टम बहुत हो रहा है, तो क्या इसको ख़त्म करने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जो एजेंट सिस्टम है परिवहन विभाग में, हम देखते हैं कि किसी भी आरटीओ ऑफिस या डीटीओ ऑफिस के बाहर भीड़ लगी रहती है, कियोस्क लगे रहते हैं बाहर, यातायात सलाहकार के नाम से व्यक्ति वहां जाता है, उसका काम कुछ ज़्यादा पैसे लेकर और किया जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परिवहन विभाग में बहुत सारे काम अब ऐसे हो गए हैं सहूलियत देने के लिए, जो कि नहीं रहने दो इसको। परिवहन विभाग में सहूलियत देने के लिए बहुत सारे काम ऐसे हो गए हैं कि जो घर बैठे ऑनलाइन हो सकते हैं, उसके लिए आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि भले वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या परमिट हो, बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी हो गई हैं कि आपको घर बैठे वो मुहैया हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये जो सिस्टम है कि एजेंट के पास जाना है, काम करवाना है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमने ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक शुरू किया जयपुर में, तो अब आपको एजेंट के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप वहाँ जाइए, अपना टेस्ट दीजिए, अगर आप टैक्स सही चलाने में गाड़ी सक्षम है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है सर। सर, मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि एक मैं सवाल देख रहा था इसमें, तो मैं एमनेस्टी के बारे में थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ। मिस्टर राजू राम ने ये पूछा है कि जो एमनेस्टी है उसमें वो जो मैंने आपको पहले बताया, इसके अलावा हम ई रवाना की भी बात कर लेते हैं कि जिनके ई रवाना में ओवरलोडिंग के जो जिनको चालान इशूड हुए हैं ई रवाना में,
उनको बहुत बड़ी मात्रा में एमनेस्टी, बहुत भारी अच्छी छूट दी गई एमनेस्टी में। 75% से लेकर 95% की छूट इसमें दी गई है। अगर आपका चालान 1 लाख तक का बना है तो आपको सिर्फ 25% ही उसका जमा करवाना पड़ेगा। इनफैक्ट बहुत अगर कई लोगों के 1 करोड़ से भी ज्यादा का चालान बन रहा है तो उनको सिर्फ 5 लाख रुपए जमा करवाकर उसमें छूट दी गई है। तो मोर देन 95% जो छूट दी गई है, मैं सोचता हूँ कि इसका फायदा अगर आप लोग उठाते हैं तो इसकी छूट भी 31 मार्च तक ही है। सर मैं ये क्वेश्चन था मेरा बैग पड़ा होगा साइड में कि बैग। हाँ सर क्या हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी हमें लर्निंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है? हाँ, जो हैवी लाइसेंस है, ड्राइविंग हैवी मोटर्स का ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके लिए आपको 1 साल का लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना आपको आवश्यक है। उसके बाद ही आप हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हैवी लाइसेंस के लिए आपको किसी भी ड्राइविंग स्कूल्स में एक हैवी ट्रक की या हैवी ट्रेलर की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, करीब 30 घंटे की, 21 दिन तक। और उसके बाद में वो एक आपको लाइसेंस देता है ड्राइविंग स्कूल वाला कि इन्होंने हैवी वाहन की यहाँ पर ट्रेनिंग ली है। उस लाइसेंस, इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर और उसकी ट्रेनिंग के बेसिस पर जो उसने ड्राइविंग स्कूल में ली है, और 1 साल का जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है उसका 1 साल पूर्व का जो कि उसने लाइट मोटर व्हीकल का बनाया हुआ है पूर्व में, वो प्रस्तुत करने पर उसको हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। और साथ ही इसके लिए जो न्यूनतम आयु है वो 20 साल की है। 20 साल का एटलीस्ट होना चाहिए उसको। ठीक है सर। तो जैसा कि आज परिवहन आयुक्त महोदय ने हमें लाइसेंस के बारे में बहुत सारी डिटेल्स दे दी है जो आपके बहुत काम आई होगी। हाँ, हर तरह के लाइसेंस की सर ने बताया है। अब सर मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एम परिवहन और ये जो डिजी लॉकर है, ये अवधारणा क्या है? इनका क्या यूज़ हो सकता है परिवहन में? एम परिवहन और डिजी लॉकर एक माध्यम है जो आपके मोबाइल में ही जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस सेव्ड है, और वो बिल्कुल वैलिड है। अगर आपके पास में हार्ड कॉपी नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस की तो आप डिजी लॉकर जो ऐप है, हाँ, उसको आप सेव करके उसमें जो आपसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको बता सकते हैं पुलिस को, कांस्टेबल को अगर वो पूछे तो। और वो जो ड्राइविंग लाइसेंस आप प्रस्तुत करते हो डिजी लॉकर से, एम परिवहन से, तो इसके लिए हमें फिजिकल कार्ड लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है? उसके लिए आपको फिजिकल कार्ड लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। एक और सवाल जो पूछा है कि जो एमनेस्टी स्कीम है, मिस्टर जितेश यादव ने, सर जो एमनेस्टी स्कीम टैक्स में छूट दी गई है उसके बारे में विस्तृत से अवगत कराएं कि जिन भार वाहन वाली गाड़ियों का टैक्स जो 31/1/2021 को बकाया था, जो आज तक भी बकाया है, उनमें पेनल्टी पे 31/1/2021 तक की छूट दी जा रही है या फिर आज तक की छूट मिलेगी? मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि जो 31 जनवरी 2021 के पूर्व की बकायात है उसको 31 मार्च तक जमा कराने पर कोई एक्स्ट्रा इससे नहीं ली जाएगी। और बारवानों के मामले में तो बिल्कुल सुस्पष्ट हो गया है कि क्योंकि उनका अगला जो जनवरी और फरवरी और मार्च का टैक्स 15 मार्च को ड्यू हो जाएगा अगली साल का, तो उस पर तो वैसे भी कोई पेनल्टी नहीं लगनी। लेकिन आपका जो कन्फ्यूजन या आपका जो प्रश्न है वो शायद इस बाबत है कि 31 जनवरी के बाद में जो फरवरी और मार्च का महीना है उसके लिए पेनल्टी 1.5% जो 3% बनती है वो ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। अधिसूचना के आशय के मुताबिक ये नहीं ली जाएगी और उसका एक ज़्यादा सुस्पष्ट आदेश भी आज हम जारी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर बताने के लिए हमारे व्यूअर्स को। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन है जो सामान्य लोगों के मन में बहुत ज़्यादा होता है कि उनका जो लाइसेंस होता है वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाता है, तो उसको अगर रिन्यू कराना हो तो उसके लिए कितनी सीमा और कितना क्या टाइम लगेगा? देखो, यदि आपने जब ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवाया है उस समय तक अगर आपकी आयु 30 वर्ष की पूरी नहीं हुई है, सपोज करो आपने 25 साल में ड्राइविंग लाइसेंस करवाया है और आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की जो अवधि है 30 वर्ष की चूँकि नहीं है, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस 40 साल तक वैलिड रहेगा।
40 साल के बाद में वापस से अगले 10 साल बाद उसका वापस से रिन्यूअल होगा 50 साल की एज में, और 50 साल की एज के बाद में एवरी 5 ईयर्स उसका रिन्यूअल होगा। लेकिन यदि आवेदक ने 30 साल का आवेदक हो गया है ऑलरेडी और उसने 50 साल का नहीं हुआ, 30 से 50 साल के बीच में है, तो वो हर 10 साल के बाद में उसका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल होगा। और लेकिन यदि वो 50 साल का हो गया है और तब उसने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है और 55 साल का वो नहीं हुआ है, तो वो उसका जो लाइसेंस है वो उसके 60 साल का जब तक वो हो जाता है तब तक उसका लाइसेंस रहेगा, और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की आयु में 5 वर्ष अगले 5 वर्ष में उसका नवीनीकरण होता रहेगा। तो सीधी सी बात यह है कि सपोज करो किसी व्यक्ति ने 19 साल की उम्र में पहला लाइसेंस अपना बनाया है, तो 40 साल तक, जब वो 40 साल का हो जाएगा तब तक उसका लाइसेंस रहेगा वैलिड। उसके बाद में उसको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, वो रिन्यूअल आगे वो जब तक 50 साल का हो जाएगा तब तक वैलिड रहेगा। उसके बाद एवरी 5 ईयर में उसको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। ठीक है सर। जैसा कि अभी परिवहन आयुक्त महोदय ने हमें बताया है कि लाइसेंस के बारे में रिन्यू कैसे कराना है। सर एक कमेंट देख लेते हैं ये वाला। अच्छा, नहीं, मैं एमनेस्टी के बारे में बात कर रहा था, बीच में ये बात हो गई थी। एमनेस्टी की आपको अभी जो स्कीम के बारे में बताया था कि जो 31/1/2021 को बकाया था वो आज तक 31/1/2021 तक ही छूट दी जाएगी या फिर मार्च तक छूट दी जाएगी, इसके बारे में आरसी यादव जी ने आपको बता ही दिया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो गाड़ी अपन ट्रांसफ़र करते हैं उसमें भी 50% की छूट आपको मिलेगी। गाड़ी अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति के नाम से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से, जो इसमें फीस है उसमें भी 50% की छूट दी गई है। तो एमनेस्टी में एक और इम्पोर्टेंट है कि जो चालान है, कंपाउंडिंग फ़ी है, उनकी रेट्स भी कम कर दी गई है। तो जो ओवर लोडिंग के चालान से जो पहले इस बजट से पहले 20,000 रुपया प्रति ओवर लोड पर था और उसके बाद प्रति टन पे 2,000 रुपया था, वो चालान अगर आप आज कंपाउंड करवाते हैं तो सिर्फ 5,000 रुपया ओवर लोडिंग का और प्रति टन उसके ऊपर 1,000 रुपए की आपको कंपाउंडिंग फी ली जाएगी। तो एक बहुत बड़ी राहत दी है सरकार ने। मैं आशा करता हूँ आप इन एमनेस्टीज का फ़ायदा उठाएंगे, और एमनेस्टी के बारे में और ज़्यादा डिटेल देखने के लिए आप हमारे जो परिवहन विभाग की वेबसाइट है उसको आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति ने हमारे रोस्टर प्रणाली के बारे में पूछा है कि सर, फॉर हाउ लॉन्ग कैन वन क्लर्क वर्क इन द सेम ब्रांच इन द सेम ऑफिस कंटिन्यूसली। ये हमारे ऑफिस की इंटरनल व्यवस्थाएं हैं, रोस्टर सिस्टम है। हम समय समय पर एक व्यक्ति एक ही ब्रांच में या एक ही ऑफिस में नहीं बैठा रहता है, इसको हम चेंज करते रहते हैं। और इसी तरह से जो हमारी फ्लाइंग में इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी है उनको भी हम फ्लाइंग से ऑफिस में लगाते रहते हैं। ये हमारे ऑफिस की इंटरनल व्यवस्था है जिसको हम समय समय पर करते रहते हैं। एक आपने पूछा है कि नई फिटनेस सेंटर पर रोक कब तक रहेगी। मिस्टर विकास पूनिया ने पूछा है कि नई फिटनेस सेंटर पर रोक शीघ्र ही इस पे जो रोक है हम फिजा की गाइडलाइंस में कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं। चूंकि ये परिवर्तन अभी प्रभावी नहीं हुए हैं और परिवर्तन अब होने जा रहे हैं, तो इस कारण से इस पे टेम्परेरी रोक लगाई गई है। इसके बाद तुरंत बाद हम फिटनेस सेंटर्स पर जो रोक लगाई है वो खत्म करके जो नए फिटनेस सेंटर्स आ रहे हैं उनको अनुमति देना हम शुरू करेंगे। ये विकलांग को लाइसेंस के बारे में आपने विकलांग का बता दिया, मूक बधिर अलग। हाँ सर, लास्ट फेसबुक लाइव सेशन में क्वेश्चन आया था कि मूक बधिरों के लिए एलएल मतलब लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया फीस क्या है। क्योंकि एक व्यक्ति ने पूछा है, मिस्टर प्रवीण पारिक ने, अगर आरटीओ कहे कि विकलांग के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है तो ऐसा है क्या। मैं कोई आरटीओ ऐसा कहता है वो बिल्कुल सही नहीं है। विकलांग लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से लगातार पिछले 4-5 साल से लगातार उनको उनकी प्रक्रिया को ईज करने के लिए, उनको सहूलियत प्रदान करने के लिए लगातार गाइडलाइंस जारी की जाती रही हैं। और उन्हीं गाइडलाइंस की निरंतरता में परिवहन विभाग द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा उसके फॉलोअप के लिए निरंतर हम कार्यालय आदेश जारी करते रहे हैं। और विकलांग लोगों के 2 इश्यू आते हैं, उनकी स्पेशल एडेप्टेड व्हीकल का रजिस्ट्रेशन
उसका टैक्सेशन और तीसरा है उसका ड्राइविंग लाइसेंस। तो तीनों ही चीज़ों को जो भी भारत सरकार की दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप हमने सभी DTOs को, RTOs को यथोचित निर्देश समय समय पर प्रदान किए हुए हैं और विभागीय वेबसाइट पे भी उन सभी आदेशों को सारांशतः अभी हम रखवा देंगे। ठीक है, थैंक यू सर बताने के लिए हमें। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है, ई रिक्शा का जो लाइसेंस होता है इसकी क्या किसी प्रकार की प्रक्रिया है या सामान्य वही प्रक्रिया है? ई रिक्शा लाइसेंस के लिए भी आपको अलग से लाइसेंस आपको मिलता है ई रिक्शा का, जैसे 2 व्हीलर्स का मिलता है और ये है। तो उसके लिए आपको 10 दिन की ट्रेनिंग लेनी होती है किसी भी जो ऑथराइज्ड ई रिक्शा ट्रेनिंग का सेंटर है उनसे, और उसके बाद में आपको ई रिक्शा का लाइसेंस मिल जाता है। एक मिस्टर इंजीनियर राधे जांगड़ ने लिखा है, पोस्टल सर्विस इज बेटर देन बाय हैंड फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, प्लीज रेस्टोर दिस प्रोसेस अगेन। हमको बहुत ज़्यादा शिकायतें ये आ रही थी कि पोस्टल सर्विसेज के कारण आपके लाइसेंसेस लेट पहुंच रहे हैं और कई बार तो एक महीना लग जाता है, 1.5 महीना लग जाता है। इस लेट लतीफ़ी को रोकने के लिए हमने ये सिस्टम वापस से चेंज किया था। तो कई सिस्टम्स में कई तरह की ओपिनियंस होती हैं, बट अभी जो मैं राइट ने देख रहा हूँ कि 3 दिन में आपको ड्राइविंग लाइसेंस अधिकतम 3 या 4 दिन में वापस वहाँ से मिल जाता है। इसलिए हमने इस सिस्टम को ब्रेक करके वापस से पुराना सिस्टम शुरू किया है। या विकलांग के लिए जो आपको बता ही दिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और आरटीओ अगर मना करता है तो सही नहीं है। एक मिस्टर एडवोकेट हैं जीवराज राजपुरोहित, उन्होंने बोला है कि मैं दिव्यांग हूँ और मैंने मारुति विटारा ब्रीजा कार 20 मार्च 2020 को खरीदी थी, जिसका रजिस्ट्रेशन आरटीओ ऑफिस में 30 अप्रैल को करवाया। चूँकि कार का रजिस्ट्रेशन करवाया है, चूँकि कार का रजिस्ट्रेशन ये पूरा क्योंकि कार का रजिस्ट्रेशन अडॉप्टेड व्हीकल के अंतर्गत करवाना था, लेकिन लॉकडाउन व BS4 होने के कारण मैंने गलती से रजिस्ट्रेशन LMV में करवा दिया। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी कार का रजिस्ट्रेशन LMV से अडॉप्टेड व्हीकल में करवाने की संपूर्ण ये हो सकता है। ये नियमों में इसके लिए कोई अभी स्पष्टता नहीं है कि जो वाहन एक बार जनरल कैटेगरी में रजिस्टर्ड हो गया है और उसको वापस अडेप्टेड व्हीकल के रूप में चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसमें स्पष्टता अभी नहीं है। इस तरह की जो कोई प्रकरण सामने आएंगे तो उन पर विभाग नियमों की परिधि में यथोचित निर्णय लेकर के आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू सर। ठीक है सर, आपने पहले ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक की कुछ चर्चा की थी, तो मेरा थोड़ा सवाल उसमें एक आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा डिटेल में बताएं कि क्या है, क्या सभी को पास करना अनिवार्य है या फिर 4 व्हीलर 2 व्हीलर, मतलब किन के लिए है ये? ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक अभी हमने पूरे राजस्थान में एक ही शुरू किया है और वो भी जगतपुरा कार्यालय में, आरटीओ कार्यालय में है। और आने वाले समय में हमारे पूरे राजस्थान के 30 जो ज़िले हैं इस ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक से जुड़ने वाले हैं। ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कि व्यक्ति जिस ड्राइविंग ट्रैक पे, जो कि हमारे आरटीओ ऑफिस में और डीटीओ ऑफिस में बने हुए हैं, उसमें जब वो परीक्षा देता है तो उसका सभी जो मूवमेंट्स हैं वो कंप्यूटराइज्ड कैमरा से वो दर्ज होते हैं और हम उसके कंप्यूटर में दर्ज होते हैं कि उसने कितनी गलतियां की हैं। एक लेवल से ज़्यादा गलती करने पर उसको ड्राइविंग टेस्ट सक्सेसफुल नहीं रहता और उसको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि इसमें 4 तरह की परीक्षाएं होती हैं। 2 व्हीलर्स में तो एक तरह की परीक्षा होती है जिसमें उसको 8 करके ऐसे चलना होता है 2-3 बार, और उसको एक सर्कुलर उसको मूवमेंट करने पड़ते हैं 2 व्हीलर्स के। और जो 4 व्हीलर्स हैं, जो LMVs हैं, उसके लिए उसको एक तो पैरेलल पार्किंग करनी होती है बैक में लेके, एक उसको 8 बनाना पड़ता है फॉर्मेशन, एक उसको H बनाना पड़ता है बैक लेके, और एक उसको चढ़ाई पे चढ़ना होता है। तो ये 4 तरह की परीक्षाएं होती हैं ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक या किसी भी ट्रैक पर। ऑटोमेटेड में फ़र्क ये है कि व्यक्ति या कोई इंस्पेक्टर अपनी आंखों से उसको देखकर पास नहीं कर देता है, उसका
ऑटोमेटिक रिजल्ट उसके कंप्यूटर पर आ जाता है। अगर उसने गलती की है, वो सड़क से बाहर निकल गया है, बहुत ज़्यादा स्टॉपेजेस किए हैं उसने, बहुत स्लो करके चलाया है, तो उस कारण से वो परीक्षा में फेल हो सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ऑटोमेटेड ट्रैक के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ थी पहले, कि ये ऑटोमेटेड ट्रैक होने के कारण बहुत ज़्यादा लोग फेल हो जाएंगे और 100 में से 90 लोग फेल हो जाएंगे, सिर्फ 10 लोग पास होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा सक्सेसफुली पिछले 1-1.5 महीने से जगतपुरा में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक चल रहा है और उसमें फेल का परसेंटेज करीब करीब वही आ रहा था जो पहले आ रहा है, अराउंड 15%। जो लोग पहले भी फेल होते थे और अब भी फेल हो रहे हैं। ठीक है सर। एक मिस्टर विजेश दायमा ने पूछा है कि श्रीमान जी, मेरी लोक परिवहन सेवा की फाइल जोधपुर से मुख्यालय कार्यालय में पहुंच चुकी है, कृपया मार्गदर्शन दें जिससे कि मैं अपने वाहन का संचालन कर सकूं। अगर ये आपका परमिट दायरे के अंदर है तो हमारे यहाँ अगर फाइल आ गई है तो हम शीघ्र ही इसको कर देंगे। मैं आप लोगों से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जो लोग हमसे क्वेरी करते हैं अपने काम के बारे में, उसमें अपने मोबाइल नंबर जरूर डालें, सो दैट कि हम आपको वापस से आपके मोबाइल पर सूचित कर सकेंगे आपकी क्वेरी का निस्तारण करके। ये सवाल वही रिपीट हो रहे हैं। मिस्टर बिमल शाह, प्लीज डू समथिंग नीडफुल एज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर हैवी व्हीकल्स, स्पेशली trailers, to have SUPD and RUPD when they are entering Rajasthan. This can save lives of many two-wheeler riders, those who are coming below tires of such vehicles. Strict enforcement. Definitely हम इसका strict enforcement अब करने जा रहे हैं। हमने सारे अपने जो फ्लाइंग्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन कर दी है कि इसमें अगर इस तरह से हैं तो चालान किए जाएं। सर, ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पे मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। इसके लिए क्या मोटर ड्राइविंग स्कूल में जाके हमें प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या वो एक्स्ट्रा फीस लेंगे? ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक में एक्स्ट्रा फीस तो होती ही है। उसमें 150 रुपया तो लेते हैं LME के लिए और 100 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं टू व्हीलर्स के लिए। और ये आपकी इच्छा है, अगर आप बिना मोटर ड्राइविंग स्कूल्स में जाकर ही अच्छे से गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है मोटर ड्राइविंग स्कूल्स में जाने की। आप मोटर ड्राइविंग स्कूल्स में जाकर पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मोटर ड्राइविंग ये जो टेस्ट हैं, किस तरह के टेस्ट हैं वो निश्चित हैं, वो जो मैंने आपको बताया इस तरह के टेस्ट हैं। आप चाहें तो घर पे भी या कहीं खाली जगह पर जाकर स्वयं प्रशिक्षण लें। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर आने के लिए किसी मोटर ड्राइविंग स्कूल में जाने की कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है सर। और सर, अगर कोई व्यक्ति इस टेस्ट में फेल हो जाता है तो क्या लर्निंग लाइसेंस के लिए उसको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, लर्निंग लाइसेंस अगर उसका एक बार बन चुका है तो उसके बेसिस पर वो अगर वो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जब उसने टेस्ट दिया और उसमें फेल हो जाता है तो वापस उसको 7 दिन बाद की डेट मिलती है, वापस से टेस्ट उसका परमानेंट लाइसेंस के लिए ड्राइविंग का टेस्ट होगा, उसके लिए लर्निंग वापस से नहीं बनेगा उसका। ठीक है। प्रश्न? आपने एक प्रश्न पूछा है मिस्टर जगदीश सोलंकी ने कि मोटर ड्राइविंग स्कूलों में हैवी लाइसेंस 3 महीने से नहीं बन रहे, ऐसा कुछ है? इसका जवाब हमारे TD NIC देंगे। एक्चुअली मोटर ड्राइविंग स्कूल्स की कैपेसिटी जैसे रेस्ट्रिक्ट की हुई थी हमने कि एक ट्रांस कैटेगरी के व्हीकल 25 लाइसेंस बना सकता है, क्योंकि हर मोटर ड्राइविंग स्कूल्स में एक व्हीकल के अगेंस्ट में मोर देन 25 कैटेगरी लाइसेंस बने जा रहे थे। इसलिए विभाग ने अभी उसको व्यवस्था को अभी रेस्ट्रिक्ट किया है और अगले 2 दिन के बाद में हम पुनः इस व्यवस्था को चालू कर रहे हैं। प्राय ये देखा गया था कि कुछ व्हीकल्स की उनकी मतलब फिटनेस भी ड्यू थी और उसके बावजूद भी वो LL बना पा रहे थे, इसलिए उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और अगले 2 दिन बाद हम ये पुनः व्यवस्था चालू कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। एक प्रश्न है कि क्या ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक से सड़क सुरक्षा बढ़ेगी? सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही हमने ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक लगाए हैं, सो दैट कि
अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी आती और इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति, हमारा इंस्पेक्टर ही हो या हमारा अधिकारी हो, फिर भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे देता है, तो अगर आप इस तरह से सड़क पे आएंगे तो दुर्घटना के कारण बनेंगे। लेकिन ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक में इस तरह के कोई बायसेस नहीं होंगे, आपको न्यूट्रली टेस्ट किया जाएगा। अगर आप बिल्कुल सक्षम है तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। तो डेफिनेटली सड़क सुरक्षा का कारण बनेगा ये चीज़। जैसा कि सर आपको सभी प्रकार के आपके क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, कोई भी आपको क्वेरीज हो, भावना शर्मा जी ने झुंझुनू से सवाल पूछे हैं कुछ। एक तो झुंझुनू जिले में ट्रैफिक लाइट्स क्यों नहीं है, और रोड नियमों का सरलीकरण किए जाने के लिए लघु फिल्मों का निर्माण किया जा सकता है क्या। हम निरंतर हमारे जिला लेवल पर कलेक्टर्स को, एसपीज को, जो जिला लेवल पर जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, लाइक नगर परिषद हैं, नगर पालिकाएँ हैं, उनको हम अनुरोध करते रहते हैं कि ट्रैफिक नियंत्रण के लिए शहर में कंजेशन कम हो, यातायात की सुगम व्यवस्था हो। इसके लिए भले वो सड़कों को चौड़ा करने की, अतिक्रमण हटाने की, बीच में सर्कल्स को छोटा करने की, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था, ट्रैफिक सिग्नल्स की व्यवस्था, जो भी करना है वो करें लोकल व्यवस्थाओं को देखते हुए। झुंझुनू जिले में मैं रहा हूँ और मैं ये महसूस करता हूँ एक या दो जगह पर ट्रैफिक सिग्नल्स की ज़रूरत हो सकती है। वहाँ पर हम पहले पायलट बेसिस पर इसके प्रयास भी किए गए हैं। इसके बारे में मैं वहाँ बात भी करूँगा कि किन स्थानों पर ट्रैफिक लाइट्स लग सकती है जिससे कि यातायात सुगम हो सकता है, कहाँ पर वन वे किया जा सकता है जिससे कि यातायात सुगम हो सकता है। जहाँ तक लघु फिल्मों के निर्माण का संबंध है, आईसी या जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन है, कम्युनिकेशन, वो सबसे महत्वपूर्ण है रोड सेफ्टी की दृष्टि से। और हम लघु फिल्मों का निर्माण भी हमने किया है, उनको हम टीवी के माध्यम से प्रदर्शित भी करते हैं, इवन सिनेमा हॉल में भी हम दिखाते हैं उन फिल्मों को, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एक अवेयरनेस पहुंचे कि रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करना, ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन करना किस लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम हेलमेट से संबंधित जागृति के हमने फिल्म्स बनाई हैं, हमने ड्राइविंग सीट बेल्ट के लिए हमने फिल्म्स बनाई हैं, मोबाइल पे बात करते हुए वाहन चलाने के लिए हमने फिल्म्स बनाई है। और इन फिल्मों में हमने यही दिखाया है कि अगर इन चीज़ों का पालन आप नहीं करते हैं तो किस तरह से आपको और आपके परिवार को नुकसान हो सकता है, जिससे कि आदमी एक तरह से उसको डर के उन प्रक्रियाओं का पालन करें। मोटर ड्राइविंग स्कूल्स के बारे में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि कई मोटर ड्राइविंग स्कूल्स पूरे मानकों का पालन नहीं करते हैं। उनको सिमुलेटर से भी टेस्ट देना होता है, वहाँ पर सिमुलेटर मशीन्स भी होनी होती है। अगर वो मशीन वहाँ पर नहीं है तो सिमुलेटर मशीन पर अगर वहाँ पर नहीं है तो हमें आप बताएं। ये सबसे आवश्यक है सो दैट कि व्यक्ति सड़क पर आने से पहले एक सिमुलेटर पर अपनी ट्रेनिंग ले ले। तो ये आवश्यक है कि मोटर ड्राइविंग स्कूल पर सिमुलेटर की ट्रेनिंग उसको दी जाए और वास्तव में उसको एक हैवी व्हीकल चलाकर उसको वहाँ पर प्रशिक्षण करवाया जाए। सर, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित जो समस्याएं आती है, क्या उसका संपर्क पोर्टल पर हम अप्लाई कर सकते हैं जिसको समस्या या आवेदक को? कभी भी संपर्क पोर्टल पर उसकी शिकायत कर सकते हैं। हमें कमिश्नर ऑफिस में या आरटी ऑफिस में अगर बता सकते हैं कि इस तरह की समस्याएं हैं हमारे सामने, तो विभाग बिल्कुल तत्पर रहेगा अगर आपकी कहीं पर भी समस्याएं आती है तो। कमेंट्स आ रहे हैं कुछ? कमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ से अच्छा, यहाँ से फैली राम जी ने बधाई दी है कि परिवहन विभाग अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरे संजय गुर्जर जी ने लिखा है कि पूरे देश में मार्च में गाड़ियों को परेशान नहीं किया जाता है, फिर राजस्थान में ऐसी दिक्कत क्यों आती है? बिल्कुल नहीं, हम मार्च के महीना हो या फरवरी का हो या अप्रैल का, गाड़ियों को हम परेशान नहीं करते हैं और हमारे सभी फ्लाइंग्स को भी यही निर्देश है। परंतु अगर रोड्स पर आप चल रहे हैं और ट्रैफिक नियमों का और CMVR एक्ट के नियमों का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो डेफिनेटली आपको चालान भरना होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं कि हम मार्च में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको परेशान करते हैं। सर, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर IRAD प्रोजेक्ट सिंस रोड एक्सीडेंट्स डेफिनेटली? बहुत अच्छा सवाल है। मिस्टर मोहम्मद इशरफ ने ये सवाल पूछा है। IRAD मतलब इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, जो कि हमने लास्ट सेशन में आपको बताया था, और 4 हमारे पायलट जिलों में ये काम शुरू भी होने जा रहा है शीघ्र ही, अगले 2-3 दिन में ही।
जयपुर और जोधपुर में ये शुरू भी हो चुका है। इसमें जो एक्सीडेंट साइट है वहाँ पर कांस्टेबल्स या जो पुलिस या मेडिकल का व्यक्ति पहुँच के सीधे अपने ऐप में, मोबाइल ऐप में इसको भरता है और इसकी जानकारी लाइव हमारे पास में पहुँचती है। इसके लिए हमने सभी को ट्रेनिंग भी दे चुके हैं और आने वाले समय में आईरेट का कारण से हमको एनालिसिस करने में बहुत सुविधा रहेगी। कमेंट्स ऊपर। सर, मानक हेलमेट के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए क्योंकि केवल हेलमेट अभियान काफ़ी नहीं है। बिल्कुल सही कहा भावना जी ने। ये बहुत ज़रूरी है कि हेलमेट नाम के लिए अपने को नहीं पहनना है। जो ISO स्टैंडर्ड के हेलमेट है उन्हीं को अपने को पहनना है। इसके लिए भी हम एक अभियान चलाएंगे। हमने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था अभी भीलवाड़ा में, जिसमें CSR के माध्यम से हमने सभी जो डेयरी के सदस्य हैं उन सबको हेलमेट्स दिए थे। सिर्फ 400 रुपये में हमने हेलमेट प्रोवाइड करवाए थे। 1200 से 1500 रुपये की कॉस्ट के हेलमेट, जिसमें विभाग की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन था, CSR की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन था और व्यक्ति को सिर्फ 400 रुपये में हमने काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हेलमेट उपलब्ध करवाए हैं। मंडार बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है प्रत्येक गाड़ी को। मैं बात करूंगा, मिस्टर संजय गुर्जर ने किया है कि अगर कोई परेशानी है आज तो हमें इस पे पूरा लिख के दें। आपका गलत कोई चालान बनाया है तो अपना कांटेक्ट नंबर भी लिख के दें। कोई डिसेबल्ड पर्सन है जो 3 व्हीलर चलाना चाहता है, उसका लाइसेंस, तो उसकी प्रक्रिया आपने बताई दी है डिसेबल्ड पर्सन्स की लाइसेंस की। हम अपने जो वेबसाइट है उस पर उसकी पूरी प्रक्रिया भी हम आपको लिख के बता देंगे। मिस्टर मनोज शर्मा, आप अपने मोबाइल नंबर भी लिख के हमको दे दें सो दैट कि हम आपको पर्सनली भी बता दें। आपने किसी क्लर्क्स के नाम बताए, उनसे आप कुछ शिकायत है आपको, हम इसको पढ़ के उसको आपको बताएंगे। मिस्टर दीपक मुदगल ने एक सवाल पूछा है। लोक परिवहन बसों की परमिट के संबंध में। हाँ, बना ले। लोक परिवहन बसों की परमिट के संबंध में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनको 2015 में परमिट दिए गए थे फर्स्ट, और उस समय 5 साल के लिए उनको परमिट दिए गए थे और 5 साल बाद उनको नई बसेस लगानी है और उसके बाद ही उसका परमिट एक्सटेंशन किया जा सकता है। लोक परिवहन की जिन बसों को 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं उनको बेसिकली नेशनलाइज रूट्स दिए गए थे सो दैट कि उन रूट्स पर अगर उनका परमिट वैलिड होने से ख़त्म हो गया है तो अभी हम शीघ्र ही उनकी वैलिडिटी एक्सटेंशन की भी प्रयास पूरे कर रहे हैं सो दैट कि 5 साल से बढ़कर कुछ समय के लिए उनकी बसेस वैलिड रह सके। हम ये जानते हैं कि कोरोना के कारण बस ओनर्स को काफ़ी दिक्कतें भी हुई हैं, तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपको कुछ इसमें सहूलियत दी जाए। सर, मेरे पास मिस्टर प्रमोद कुमार ने पूछा है कि सर मेरे पास पैन कार्ड है तो क्या मैं इससे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमने आपको 2 ही चीज़ें बताई थी, एक तो एज प्रूफ और एक आपको चाहिए एड्रेस प्रूफ। पैन कार्ड में दोनों ही हैं, डेफिनेटली आप ड्राइविंग लाइसेंस अपना बना सकते हैं। एड्रेस प्रूफ पैन कार्ड में नहीं है तो एड्रेस प्रूफ आप किसी अन्य, आप अपना एफिडेविट भी लगा सकते हैं उस चीज़ का, या फिर आप किसी अन्य एड्रेस प्रूफ को लगा सकते हैं। एज प्रूफ के रूप में आप पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो चुका है। आपने परिवहन विभाग के उड़न दस्तों के लिए पूछा है कि सर क्या नवीनीकरण और नवाचार है। राजेश कुंतल जी ने पूछा है। बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो उड़न दस्ते हैं वो बहुत ही खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं। कई बार रात्रि के वक्त जब वो गश्त करते हैं तो हैवी व्हीकल्स को रोकना, स्पीड से जाती हुई गाड़ियों को रोकना, चालान करना, कई बार जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वो बदतमीजी भी करते हैं, बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्थाएं भी नहीं रहती है। तो हम हमेशा तत्पर रहते हैं उनकी सहायता करने के लिए, और विभाग ने उड़न दस्तों के लिए कुछ नवीनीकरण भी किए हैं, नवाचार भी किए हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे कि उड़न दस्तों के पास में पोर्टेबल वेइंग मशीन्स रहेगी जिसको वो
गाड़ी को धर्म कांटे पर ले जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अपनी गाड़ी से वो पोर्टेबल मशीन सड़क पर लगाएंगे और उस गाड़ी का वेट वहीं पर हो जाएगा। साथ ही साथ हम कुल 50 से ज़्यादा फ्लाइंग्स को हम बॉडी वॉर्न कैमरास भी दे रहे हैं, जिससे कि उसकी जो जेब के ऊपर जो कैमरा लगेगा उसका लाइव प्रसारण हमको होगा और हम देख पाएंगे कि वो किस तरह से कार्रवाई कर रहा है। कोई बदतमीजी अगर उसके साथ में कर रहा है तो उसका भी रिकॉर्डिंग उसमें हो जाएगी। तो आने वाले समय में उड़न दस्तों के लिए हम प्रयास यही कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने उड़न दस्तों की सहायता के लिए सरकार से काफ़ी सारे सुरक्षा गार्ड्स और ड्राइवर्स की भी मांग की थी, जो कि हमें मिली है। विकलांगों के लिए वाहन रोड टैक्स में कोई छूट मिलती है कि, इसका एक सवाल है। मैं आर.सी. यादव जी से अनुरोध करूंगा वो इसका जवाब दें। दिव्यांगजनों के लिए 8 लाख तक की कॉस्ट की जो गाड़ी है उस पर पूर्णतः से छूट है, और 8 लाख से अधिक गाड़ी कीमत की गाड़ी पर वो छूट आपको नहीं मिलेगी। वो एक उसने जो बताया था ना कि उसको अडॉप्टेड व्हीकल के लिए, उसका जवाब आपने दी थी। वो जो कह रहा था कि अडॉप्टेड व्हीकल नहीं करवाया था पहले और बाद में वो बता दिया था, जवाब तो दे दिया था। तो ये जो विकलांगों को 8 लाख तक की गाड़ी है, कोई भी गाड़ी जो प्राइवेट व्हीकल लेता है उसमें 8 लाख तक की गाड़ी में OTT फ्री है इसका? जी जी। अगर विकलांग व्यक्ति कोई 8 लाख तक की गाड़ी लेता है तो उसका वन टाइम टैक्स फ्री है, जो कि बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। वन टाइम टैक्स 10% तक होता है गाड़ी की कॉस्ट का, तो एक तरह से 80,000 तक का एक सीधा फायदा है उसको। ये तो वही है। विकलांग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैंप लगवाने की बात है, तो डेफिनेटली हम ये सोचेंगे कि इसका हम कैंप लगाएं विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए। एक आपने एक सवाल पूछा है, ये हो सकता है सबके लिए, मिस्टर मून अग्रवाल हैं। इन्होंने पूछा है कि सर अगर 1 ईयर से ज़्यादा हो जाए LMV लाइसेंस एक्सपायर हुए तो क्या रीटेस्ट देना पड़ेगा क्या? हाँ। तो नए एक्ट में मैं R.C. यादव इसका बताएं। 2019 सितंबर में मोटर व्हीकल एक्ट में जो नए संशोधन हुए हैं उसमें ये प्रावधानित कर दिया गया है कि जिन ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी को 1 वर्ष हो गया है, जो शायद पहले 5 वर्ष था उसको अब 1 वर्ष कर दिया है। 1 वर्ष संपूर्ण होने के बाद में आप आवेदक को रीटेस्ट देना पड़ेगा, रीटेस्ट पास करना पड़ेगा। ये मोटर व्हीकल एक्ट की आवश्यकता हो गई है। 1 साल के बाद में आपका रिन्यूअल बिना टेस्ट के नहीं हो पाएगा। थैंक यू सर बताने के लिए। बहुत सारे सवाल हैं जिनके हमने जवाब दिए, बहुत सारे अभी और भी सवाल हैं। हम उन सवालों का जवाब अपने जो वेबसाइट है उनके ऊपर भी अपलोड कर देंगे। आपके सवालों को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कई सवालों के जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ये मोटर वाहन डुप्लीकेट, मिस्टर केसरी पब्लिक स्कूल से किसी ने पूछा है कि डुप्लीकेट लाइसेंस ई मित्र से प्रिंट प्राप्त होने की सुविधा दी जाए तो आसानी होगी। तो अब हम बहुत सारी जो सर्विसेज हैं, कुछ 18 सर्विसेज ऐसी हैं जो हाल ही में जो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, उस आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन में उन डुप्लीकेट लाइसेंस भी एक सर्विस है जिसको कि आप घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये सुविधा आपको मिलने वाली है। सर गाड़ियों के टैक्स यूपीआई के माध्यम से ये यूपीआई के माध्यम से बिल्कुल हम जल्दी ही लागू करने वाले हैं। आपने एक प्रश्न पूछा है केशरी पब्लिक स्कूल से, सर गाड़ियों के टैक्स यूपीआई के माध्यम से काटने की सुविधा है क्या? अभी हम नेट बैंकिंग के माध्यम से, तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से तो हम कर ही रहे हैं। हमने चालान की व्यवस्था ओनली वाहन पोर्टल पर जाकर आप अपना चालान टैक्स और इवन ई चालान पे चालान जमा करवा सकते हैं। MVSI वैकेंसी के बारे में कम से कम 50 से ज़्यादा सवाल हैं, तो मैंने आपको बता दिया है लास्ट सेशन में भी। अभी बता रहा हूँ कि शीघ्र ही हम इसको करने वाले हैं। आपने एक अच्छा सुझाव दिया है कि हम इसको बाय पोस्ट और बाय हैंड, जो ड्राइविंग लाइसेंस की डिलीवरी है, दोनों से कर सकते हैं एज पर द चॉइस ऑफ एप्लीकेंट। राइट नाउ हमने इसको बाय हैंड ही किया है।
सर, एमनेस्टी योजना लागू कर राजस्व नुकसान पहुंचाने तथा ओवरलोड वाहनों को न्यायालय की अवमानना कर छूट प्रदान की जा रही है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। प्रत्येक एमनेस्टी स्कीम में हम हर साल कुछ न कुछ छूट देते हैं, सो दैट कि तो रेवेन्यू की भी, इसमें राजस्थान सरकार का रेवेन्यू भी बढ़े, और दूसरा जो लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा उनका भार हो जाता है, उससे भी उनको थोड़ा छुटकारा मिले। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम ओवरलोड को या ट्रैफिक वायलेशंस को बढ़ावा दे रहे हैं। हैवी व्हीकल के ट्रेनिंग प्रमाण पत्र जरूरी? बिल्कुल, आपको हैवी व्हीकल के लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको उसकी ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र बिल्कुल ज़रूरी है मोटर ड्राइविंग स्कूल से। माया टंडन जी ने ये पूछा है कि एज दिस इवेंट हैज जस्ट बिगन, रेजिडेंट्स आर आस्किंग वेरी रिलेवेंट क्वेश्चंस इन वेरी अप्रोप्रिएट आंसर्स। In my query is that department thinking in terms of spreading awareness on road safety and life safety online? बिल्कुल, हमने अभी पहले इस चीज़ का जवाब भी दिया है, किस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो ऑनलाइन। जो हमारा सोशल मीडिया सेल है वो भी बहुत एक्टिव है, प्लस हम समय समय पर इसके संबंध में गोष्ठियाँ और अवेयरनेस के प्रोग्राम हम करते रहते हैं। ठीक है सर, आपने हमारे बहुत सारे कमेंट्स के आंसर दे दिए हैं। अब मेरे आज क्वेश्चन आंसर राउंड का सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि सभी वुमेन्स जानना चाहेंगी कि इसका क्या है। परिवहन विभाग और महिला सशक्तिकरण के लिए परिवहन विभाग क्या प्रयास कर रहा है? जैसा कि आपने देखा है कि सरकारी नौकरियों में 30% का कोटा दिया हुआ है, पंचायती राज में 50% का आरक्षण है। क्या परिवहन विभाग में भी कुछ लाइसेंस संबंधी रियायत या सुरक्षा को लेकर किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, बताइए। महिलाओं के लिए परिवहन विभाग हमेशा से ही सजग है। अभी लाइसेंस में तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से हम लाइसेंस में जो फीस है उसमें महिलाओं को स्पेशली छूट देते हैं। महिलाओं के लिए अभी कल जो 8 मार्च को जो महिला दिवस था उसमें उनको जो परिवहन विभाग की बसेस हैं उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सुविधा दी गई थी आने जाने की। एक बड़ी स्कीम हम शुरू करने जा रहे हैं निर्भया स्कीम के अंतर्गत VLTD की, जिसमें हर बस में, हर जो पैसेंजर व्हीकल है उसमें एक पैनिक बटन सिस्टम होगा, जिसमें निर्भया जैसी स्थिति या कुछ ऐसी स्थितियां हो तो उसमें कोई भी महिला वहां पर बटन दबा देगी, जिससे कि एक अलार्म हमारे यहाँ पर आएगा। एक महिला सेफ्टी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। हम शीघ्र ही इसको लागू भी करने वाले हैं, जिसमें प्रत्येक पैसेंजर व्हीकल में एक VLTD व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगा रहेगा और पैनिक बटन सिस्टम लगा रहेगा। हम इसमें काफ़ी इसमें प्रोग्रेस कर चुके हैं। आने वाले समय में महिला सुरक्षा के लिए ये सिस्टम लागू किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी महिला सुरक्षा को लेकर और महिलाओं को रियायत देने के मामले में काफ़ी संवेदनशील है, और परिवहन विभाग भी हमेशा इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहेगा। हमने झुंझुनू में जब मैं था तब हमने नवाचार भी किए थे। हमने कुछ बसेस में आगे की कुछ 3 सीटों को हमने पिंक कलर से अलग से उनको कलर दिया था, सो दैट कि वहाँ पर महिलाएं बैठ सकें। तो उन सीटों पर फिर पुरुष नहीं बैठते थे, महिलाओं के लिए अलग से बैठने का स्थान भी हमने तय किया। अगर कोई महिला खड़ी होती है तो उसको बैठने के लिए अलग से सीट देने की भी व्यवस्था की गई थी। मैं आशा करता हूं कि जो ये आज का सेशन रहा है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में और एमनेस्टी स्कीम्स के बारे में, आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के आपको जवाब दे सकें। फिर भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं और इन क्वेरीज का जवाब हम अपने वेबसाइट पर अलग से देंगे। इन सारी क्वेरीज को हम अलग से नोट डाउन करेंगे, और कभी भी आपको कहीं भी क्वेरी हो तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर अपने प्रश्न अपलोड कर सकते हैं। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हमसे जुड़े। धन्यवाद सर, आपका भी और हमारे व्यूअर्स का भी जो हमारे साथ जुड़े। और अब आप अपने कमेंट्स के थ्रू हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, जो भी अन्य क्वेश्चन है उसका हम आपको फेसबुक के माध्यम से आपको आंसर देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।